प्यारे विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून बेटा। हमारा टॉपिक चला हुआ था खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है शिहाबुद्दीन उमर शासक बनता है। इसके बाद कुतुब शाह मुबारक खिलजी शासक बनता है। कई घटनाएं, एक बार कैमरा ऑन कर लो एक बार, बस मात्र 1 मिनट के लिए, ताकि मैं फिर अगला टॉपिक शुरू करें तो उससे पहले फिर कैमरा ऑन रखो। बस ये विजेंद्र, सोनिया, नीतिका, नमिता सारे ऑन कर दो। तो टॉपिक क्या प्रारंभ हुआ? अगला जो खिलजी वंश के बाद का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा तुगलक वंश है। तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद आता है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके द्वारा अनेक सुधार किए गए। ये अपनी न्यायप्रियता के मामले में, अपनी सहनशीलता के मामले में, पूरी सल्तनत काल में प्रमुख शासकों में इसकी गिनती होती है। इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो टाइम आया था, जो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा जो अव्यवस्था का माहौल क्रिएट कर दिया गया था, उस अव्यवस्था के माहौल को दोबारा से व्यवस्था के माहौल के अंदर चेंज किया गया। इसके बाद इसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे भारतीय इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा और सबसे मूर्ख सुल्तान माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिस सुल्तान ने दक्षिण भारत को विजय किया। अगर गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी जो है तेलंगाना तक का एरिया अगर क्रॉस करने की बात आती है, वहां तक का एरिया कवर करने की बात आती है, तो उसका भी नेतृत्व जूना खां के अधीन ही था। उसने हवाई योजनाएं बनाई। योजनाएं अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन योजनाएं बनाई। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक का समय आता है, फिरोज शाह तुगलक जो अपनी सुधारवादी, जो बागों को बढ़ाने के मामले में, बाग उद्यान के मामले में, जिसने जो है नहरों का सिस्टम क्रिएट किया, सिंचाई के लिए प्रबंध किया, इस प्रकार से अनेक कार्यों का जिक्र उसका भी आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा विषय जो है वो है तुगलक वंश। और तुगलक वंश से पहले का जो खिलजी शासकों का शासन है उसका थोड़ा हम डिटेल से जरूर इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों का क्या हुआ, क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके उत्तराधिकारी थे शिहाबुद्दीन उमर। कहते कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मलिक काफूर के संरक्षण में 35 दिनों तक इसका शासन चला। कहते इसी दौरान कुछ विद्रोह हुए। अब मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर ने धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने का कार्य कर दिया। हमने एक बात आपने पीछे पढ़ी थी, हम जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह रहे थे ना, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, वहां इतिहासकारों ने कहा था कि जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने शासक का वध किया है, उसके परिवार का विनाश किया है, उसी प्रकार से काफूर ने आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का विनाश कर दिया। काफूर ने, कहते हैं, शिहाबुद्दीन की मां से विवाह कर लिया और धीरे धीरे शक्तियों को केंद्रित कर लिया। और अब क्या हुआ, वो शक्तियों को केंद्रित करता रहा तो धीरे धीरे बेटा एक सिस्टम और आता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन के 2 पुत्र थे, खिजर खां और सादी खां। इन दोनों को मलिक काफूर ने
ग्वालियर के किले में अंधा करके मरवा दिया, अंधा करके उनको मरवा दिया। काफूर ने मुबारक खिलजी जिसे 1000 स्तंभ वाले महल 1000 सुतून में कैद करवाया और जो है मारने की योजना बनाई, जो मुबारक खिलजी जो बाद में शासक बनता है। मलिक काफूर मलिक काफूर का वध जो है मुबारक खिलजी जो उसके पहरेदार लगा रहे थे ना, मुबारक खिलजी उन पहरेदारों को अपनी ओर कर लेता है, जिनको आदेश दिया जाता है कि इसका वध कर दो, उनको लाश देकर अपने साथ मिला लेता मुबारक खिलजी और जो है मलिक काफूर का वध करवा देता है। काफूर के बारे में कहा जाता है, अमीर खुसरो कहता है कि काफूर ने जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक प्रतिज्ञा ली थी। उसने जो एक प्रतिज्ञा ली थी, काफूर ने तलवार व नमक की शपथ ली थी, लेकिन जब नमक तलवार बन गया तो उसका सर काट डाला। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दास था मलिक काफूर, उसने जो शपथ ली थी, अब वो इसके बच्चों को ही मार दिया, इसके बेटों को ही मार दिया, उसका वध कर दिया गया। फिर जो है 1316 से लेकर तो 1320 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये जो है सुल्तान बनता है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने खलीफा की उपाधि धारण की हो, खलीफा की उपाधि धारण कर ली इसने। इसने क्या कहा, इसने जो है अपने जो है सिक्कों पर खलीफतुल्लाह अंकित उपाधि अंकित करवाया और जो है इसके द्वारा बहुत गलत ट्रैक क्रिएट किया। जो सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था उस सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। क्या कराया, मुबारक खिलजी ने उदारता की नीति अपनाई। सबसे पहले जो नीति अलाउद्दीन खिलजी की थी, कठोरता की नीति, अनुशासन की नीति, उस नीति का परित्याग कर दिया। इसने कहा, इसने क्षमा करना और भूल जाओ की नीति का अनुसरण किया। इसने जो है आए दिन कैदियों को कैद से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ साथ इसने जो है अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए इसने जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी चली आ रही थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उस नीति को समाप्त कर दिया। एक काम और किया, जो जमींदारों के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें समाप्त साइड बाय कर दिया था। उनके स्थान पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उन अधिकारियों को दोबारा से उन्हें जो दोबारा से स्थापित किया, उन जमींदारों को दोबारा स्थापित किया, उन्हें अधिकार दिए, उनको जमीनें दे दी और साथ में उन्हें जो है मुकदमों की पैरवी, मुकदमे सुनने के एक किस्म का जज मानो, मुकदमे सुनने का विशेषाधिकार दोबारा से लौटा दिया। इसका शासनकाल मात्र कहते 4 साल 4 माह का है। इस दौरान इसने कहते इतनी ज्यादा प्रार्थना पत्र स्वीकार करे और इतने लोगों को जो है बंदी गृह से मुक्त किया, जितना जो आगे चलकर इसका नुकसान हो। बर्नी कहता है इसके बारे में, इसने जो और भी काम गलत करे, क्योंकि हम तुगलक वंश तक जाने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के बाद का शासनकाल क्या कमियां रही वो जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। कहते हैं कि बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था, महिलाओं के वस्त्र पहन के आता था, कभी कभी तो नग्न होकर दरबार के बीच दौड़ता था। मुबारक खिलजी एक जो है अयोग्य, एक निकम्मा, एक जो धूर्त व्यक्ति था। इसके साथ साथ मुबारक खिलजी ने शेख ओलिया निजामुद्दीन से संघर्ष हुआ। निजामुद्दीन ओलिया का जिक्र आता है। निजामुद्दीन ओलिया को अपने दरबार में खुद आना होगा ये कहा, वरना उसको जबरन लाया जाएगा। यानी धर्म के मामले में धर्म निजामुद्दीन ओलिया का बहुत मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, मुस्लिम जो बहुल जो जनसंख्या थी, जो मुसलमानों की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में बहुत ज्यादा मान सम्मान था। इसने कहा
कि जो दरबार में आ जा, अन्यथा उसको जबरन लाया जाएगा। इसके साथ साथ उसने एक बात और भी कहा, अपने अधिकारियों को निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जाने से मना कर दिया, और साथ में एक और आदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। और ये कहा कि जो प्रार्थना पत्र निजामुद्दीन औलिया की पालिकी में आता है उसे सर्वप्रथम सुल्तान के पास लाया जाए, यहां पढ़ा जाएगा। देखते ही देखते पूरे के पूरे जो है साम्राज्य में विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। अब जो है इसे क्या हुआ, जब विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत तो बेटा यही आएगी कि जो है एक सुल्तान को दूसरा सुल्तान, एक विद्रोह हो जाएगा, सुल्तान के प्रति जो है सरदार अलग अलग एकजुट होने लगे। अब आता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति। ये सुल्तान बनता है। इसके बाद दो धड़े यहां क्रिएट हो जाते हैं। एक धड़ा वो जो भारतीय मुसलमानों का जो इस्लाम धर्म जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया था, जिन्हें बरादू कहा गया है। जिन लोगों ने इस्लाम, भारत में इस्लाम धर्म, एक तो लोग जो इस्लाम जो तुर्की से आए थे, मध्य एशिया से आए लोग थे, एक तो इस्लाम के वो जो जो प्रारंभिक मुसलमान थे, एक जो थे भारतीय मुसलमान जिन्हें जो है शासन में खिलजी शासकों के द्वारा अत्यधिक महत्व दिया गया था, अत्यधिक महत्व दिया गया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां दिक्कत ये आती है कि जो बरादू मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको शासन तंत्र में महत्व था। अब परिणाम क्या हुआ? ग्यासुद्दीन जो था ना, गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक, इसने क्या किया? इसने सत्ता को केंद्रित किया। किसको? इसने जो है जो तुर्किस्तान के जो मुसलमान थे, तुर्क मुसलमान थे, उन मुसलमानों को संगठित किया, और उन मुसलमानों को जो भारतीय मुसलमान थे इनके खिलाफ खड़ा कर दिया और एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप का स्वयं नेता बन गया। इसलिए इसका ये टॉपिक हमें जानना आवश्यक है। तुगलक वंश। अब तुगलक वंश का प्रारंभ होता है। तुगलक वंश का प्रारंभ जाति थी बेटा तुर्क। इब्न बतूता तुर्कों को तुर्की की कराना शाखा का बताता है, तुगलकों को। अब एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, तुगलक कोई कबीला नहीं है। ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम पर तुगलक वंश प्रारंभ होता है। इसके बाद के जितने भी शासक बनते हैं, जितने भी शासक बनते हैं, इससे तुगलक वंश के उन सभी में तुगलक नाम जुड़ जाता है, इसलिए उनको तुगलक वंश के शासक कह देते हैं। इस वंश का अंतिम शासक जो था, पहला संस्था, कई बार पूछा जाता है कि भाई तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है। एक सेकेंड। इसी प्रकार से खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह खिलजी। गाजी तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक की उपाधि थी। हाँ बेटा, क्या खूब बात था बेटा। मैं काम करूंगा, आपको सुनो अभी तो ना, आप एक बार सुनो, आप बोलाऊं मैं अभी। एक एक जो वंश है ना, जैसे गुलाम वंश है, और भाई ये खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, इनके शासकों के बारे में और इनकी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें है ना, एक 15 मिनट का 10 मिनट का लेक्चर देखता हूं, या दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण सिस्टम, कौन सा 5 वंश हुए, कौन सा वंश का कौन सा शासक था, कब से कब तक शासन किया, कौन पहला कौन आखिरी है, कौन महत्वपूर्ण, कि क्यों ना काम करे। इस प्रकार की एक वीडियो बना के मैं स्पेशल जो है उसको डालूंगा जल्दी।
आप ये बताओ, आपको आवाज क्लियर आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? पता है मैं इस इतनी डिटेल आपको क्यों बता रहा हूँ ये, और एक कहानी के रूप में आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, साथ में कहानी रूप में एक रुचिकर बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि आपको बोर ना लगे। और जो है, मैं वो किताब यूज नहीं करता हूँ सारी, मैं कई किताबों का एक मिश्रण, कई चीजें मैं नोट कर रखी है, उन चीजों को मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि आपको घनी जानकारी मिल जाए। उसमें तो आपको एक तो याद रहेगा, हाँ जी मैंने जो है मुबारक खिलजी हुआ है भाई, जो भी होया। उसके बारे में जब मैं चार बातें, तो एक बात क्या है कि मुबारक खिलजी आखिरी शासक था, और भाई उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने शासन स्थापित। उसकी कमियां क्या थी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ताकि आपको लिखने में जो है बड़ा अच्छा लगे। और जब चार बातें फालतू लिखोगे ना, तो वहां एक तो आपको समझ आएगी, दूसरा आपको जब एग्जामिनर देखेगा कि भाई वास्तव में इस बच्चे ने पढ़ रखा है। इसलिए मैं आपको चार बातें और फालतू बताने का प्रयत्न करता हूँ। ये तरीका ठीक है या टू दी पॉइंट आओ, मेरे को ये बता दो। फिर ठीक है, क्योंकि मैं बेटा, अब आते हैं बेटा तुगलक वंश के ऊपर। तुगलक वंश का पहला शासक जो है वो ग्यासुद्दीन तुगलक, और जो इसका आखिरी शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद। ग्यासुद्दीन तुगलक जो है 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक शासक बनता था। इसकी उपाधि है अल शहीद, इसकी उपाधि है। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर ग्यासुद्दीन की उपाधि मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक, ग्यासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसके पिता का नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। प्रसिद्ध अलाही अमीर ग्यासुद्दीन से अपना जीवन, अब जो ग्यासुद्दीन था ना, इसने अपना सबसे पहले कहते हैं इसका प्रारंभ कहां से होता है। इसका प्रारंभ जो है जलालुद्दीन, जलालुद्दीन कौन था? जलालुद्दीन था खिलजी वंश का संस्थापक, उसके समय होता है। उसका एक अंग रक्षक सैनिक बनता है। देखो इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, एक सिपाही है, आम सिपाही, अंग रक्षक है, बॉडीगार्ड का है ना पा, इसका बॉडीगार्ड है। और बॉडीगार्ड से एक व्यक्ति सुल्तान के पद पर पहुंचता है। बॉडीगार्ड तय अंग रक्षक से एक व्यक्ति सुल्तान के पद पर पहुंचता है। कहते सुल्तान बनने से पूर्व ये बंगाल का सूबेदार था, और दीपालपुर इसकी राजधानी हुआ करती। ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक है, ये बात याद रखना, कई बार 2 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट आता, नहीं तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, वहां पूछते हैं इसको, टॉपिक को। गाजी शब्द, गाजी होता बेटा धर्म रक्षक। गाजी शब्द जो है अपने साथ जो है जोड़ने वाला ऐसा पहला व्यक्ति दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। और इससे पहले जो है गाजी की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण की गई थी? ये महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई थी। और गाजी का मतलब होता है धर्म रक्षक। कहते ये हिंदू माँ की संतान था, इसकी माँ थी हिंदू। और जो है पिता पिता जो है बलवन के शासनकाल में, बलवन यानी दास वंश के शासनकाल में भारत में ये आए। 1305 अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जब मंगोल आक्रमण आए दिन हो रहे उस समय, कहते इसको उत्तर पश्चिमी सीमाओं का प्रधान रक्षक अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति अपनाई थी कि भी जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उसके लिए एक अलग विभाग बनाया जाए, मंगोल आक्रमणकारी आए तो उनको वहीं रोक लिया जाए। इसके लिए वहां जो उसके लिए एक अलग अधिकारी बनाया, और उस अधिकारी का नाम था उत्तर पश्चिमी सीमाओं के अधिकारी को प्रधान रक्षक बोलते थे। और इस पे जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ग्यासुद्दीन तुगलक की नियुक्ति की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक बात आभास होती है कि आए दिन एक सिपाही, एक सैनिक, सैनिक से सूबेदार, और सूबेदार तो इतना बड़ा पद पा वो जो है ये स्थापित हो जाता है। इसने क्या करा? इसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। एक तो बेटा कहते हैं कि इसके बारे में कहते हैं कि इसने क्या करा, एक तो क्योंकि आप एक बार देखोगे 1307 के बाद ना, 5 6 7 7 के बाद इनके अटैक होने मोस्टली बंद हो जाए। उसके लिए
ये गयासुद्दीन जिम्मेदार था। गयासुद्दीन ने काबुल और गजनी पर अटैक करके जीत्या, और उसके बाद जो है इसने कहते हैं इसने क्या करा, इसने जो मंगोलों का जो क्षेत्र था ना, मंगोलों के क्षेत्र में घुस गया, उनको पराजित किया और उनसे कर प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसने उस क्षेत्र को जीत लिया और उन लोगों के ऊपर जो लोग ये आक्रमण करना आया करता उनको अटैक कर दिया उल्टा और उनसे कर लेता रहा। मुल्तान में बेटा मस्जिद है, जामा मस्जिद मुल्तान के अंदर जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में एक अभिलेख है। उस अभिलेख में कहते हैं कि जो ये मंगोल थे ना, इनके खिलाफ है जो उस साइड के लोग थे, इसकी 29 लड़ाइयों के बारे में जानकारी मिलती है। 29 लड़ाई, 79 युद्ध, और उन युद्धों को जीतने की बात कहता है। और यहीं पर इसने जो गाजी मलिक की उपाधि के बारे में वहां वर्णन मिलता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, भाई इसकी इतने थे, इसके इतने थे। अब क्या हुआ, अब इसने जो महसूस किया, मुबारक शाह खिलजी का शासन देखा, उस समय जो है इसने तुर्क सरदारों को इकट्ठा किया और उनका समर्थन हासिल किया। लेकिन इसने काम करा, इसने स्वयं सुल्तान बनने की इच्छा तो जाहिर कर दी, दबी हुई इच्छा। ये बड़ा शातिर आदमी था, तेज आदमी था। मुबारक खिलजी साइड बाई कर दिया गया, उसका वध हो लिया, चल भाई साइड बाई हो जा। अब जो है क्या हुआ, ये शासक बनने का इच्छुक था, लेकिन इसने बड़ी कूटनीति का सहारा लिया। ये उनका नेता तो बन चुका था, सरदारों में सरदार था, ये भी ठीक है, सरदारों में सरदार था, खुद नेता बन चुका था। लेकिन इसने क्या करा, उन लोगों को जो इसके इसके बराबर के सरदार थे, आराम से बैठे रहे, बोले ना। कहते कि इन लोगों के आग्रह के ऊपर सुल्तान बनता है। देखो कितनी बड़ी, बनना तो है भाई, सीधी बात है। कोई बकवास करेगा उसने मार के बढ़ेंगे, क्योंकि ये नेता है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये क्या, अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन जांच करवाता है कि कोई अलाउद्दीन खिलजी का कोई वंशज तो नहीं बच रहा। क्या खातिर भाई, क्यों, आपको क्या लगा है? ये कहता है कि मैं अगर कोई वंशज बचा हो तो मैं उस वंशज को शासन सौंप दूंगा। हाँ बेटा, मेरी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट रुक जा भाई। ये कह अलाउद्दीन खिलजी कई वंशजों को ढूंढने का प्रयत्न करता ही। एक मिनट रुको भाई, लीड लानी पड़ेगी। अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों को ढूंढने का प्रयास करता है। आई भाई आवाज? एक मिनट रुक जा भाई, मैं इसका और तरीका अपनाता हूँ। मैं एक मिनट को मनो कर लेने दो इसको, ये लीड लगा लो बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड लीड लगा लूं, ब्लूटूथ था। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों के बारे में जांच करवाता है। वो स्वयं कहता है कि यदि एक भी व्यक्ति जीवित हो अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का, तो मैं उसे सिंहासन सौंप दूं। अब आवाज आई भाई? हेलो बेटा, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। ये ना, जिसको आ रही है क्या, जिसको सुनो, एक काम करो,
जिसको आवाज नहीं आ रही हो ना, एक बार लेफ्ट करके दोबारा ऐड हो जाओ, एक बार लेफ्ट करके दोबारा ऐड हो जाओ, शायद आवाज आ जाएगी। बाकी ये बताओ, आवाज आ रही है बाकी ने? ये बेटा बिंटू, विजेंद्र, दीपक, ज्योति, नमिता, जिसको नहीं आ रही ना, एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन हो, आ जाएगी आवाज। ठीक है, फिर ठीक है। अब बेटा क्या हुआ कि जो क्यों, क्या आपको लगता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का कोई व्यक्ति मिल जाता और उसको शक्ति सत्ता सौंप देते, आपको लगा ये बात? मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि एक नीति रही है, जब भाई ने भाई को, बाप ने बेटे को सत्ता के लिए मारा है, तो ये कैसे सोच, इसका मतलब ये था, ये मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी का अगर परिवार का कोई बंदा कदे रह गया हो और वो व्यक्ति उसके साथ अन्य सरदार लग जाएं और कहीं मेरे खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, ये कारण होया करता, और को कारण नहीं था। वो कहा करता था, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहते हो, कहा करता था कि मेरा धनुष बाण ही मेरा सिंहासन है। प्रारंभ में इसने क्या किया, प्रारंभ में सुल्तान जो बना बलवन की तरह, पहले तो इसने जो है सरदार जो थे, सरदारों की सहमति से सुल्तान बना, उनके कहने से सुल्तान बना, ऐसा इसने प्रदर्शित किया। उसके बाद जो है इसने अपनी सत्ता कायम की। थोड़ी दो चार बात बताता हूं गयासुद्दीन के बारे में। पहले कहते बेटा, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने किसानों की भलाई के लिए प्रयत्न किए। इसका कहना था कि देश कर के बोझ से नष्ट न हो, अपितु कर के बोझ से देश नष्ट ना हो, अपितु क्या करें, अपितु कृषि में सुधार करके, अगर बाई चांस बारिश नहीं होती ना, पहले इससे पहले नीति अलग चली हुई थी, अगर बारिश ना होती तो जिस जगह पे खेती नहीं हुई तो ये कर नहीं लिया करता। ये कहा करता कि जो कर जो बढ़ाया जाए ना, वो कर इतना बढ़ाया जाए कि उसको किसान भी आरामता दे दे, राज्य की आमदनी बढ़ जा, और जो है किसान भूमि सुधार में भी काम कर ले, ताकि किसान को भी बोझ ना लगे और राज्य की आमदनी बढ़ती जाए। ऐसा ना हो कि कर बढ़ा दो और किसान खेती छोड़कर भाग जा। इसने स्पष्ट आदेश दिए कि कोई भी बिचौलिया जो है वो किसानों के ऊपर अत्याचार ना करे। इसके समय में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, इसका राज कवि था अमीर खुसरो, जिसे 1000 टका पेंशन दी जाती थी, और तुगलकनामा पुस्तक के जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही रची गई एक रचना है। गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधार क्या हुए? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया है कि उसने अनेक सुधार करे। सबसे पहले जो मुबारक खिलजी था, जो उस खिलजी ने क्या करा था, अपना धन जो है अच्छा बन के चक्कर में उसने राज्य का सारा धन कहाँ बांट दिया? उसने बांट दिया बड़े बड़े जमींदारों बांट दिया, अमीर जो सरदार होते उनमें बांट दिया, और निजामुद्दीन औलिया इनमें बांट दिया उसने। अब जो है राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, सबसे पहले क्या करा, गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों के ऊपर प्रेशर डाल के, पहले तो उनको भाईचारा समझाया, कोई ना माना तो प्रेशर डाल दिया उस पर, वो धन वापस ले लिया। लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने वो धन वापस नहीं किया जो मुबारक खिलजी के द्वारा दिया गया था और खुसरो खां के द्वारा जो दिया था, उस धन को वापस नहीं दिया। परिणाम क्या हो? परिणाम है बेटा, दोनों के संबंध खराब हो गए। न्याय संबंधी सुधारों की बात आती है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो कानून बने थे, जो कठोर कानून थे, दंड विधान थे, उनको खत्म कर दिया।
इसके बारे में कहते हैं, गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देखता था। लेकिन एक काम और भी कराया, राजकीय ऋण जो है जो कर अलाउद्दीन खिलजी के समय सख्ती से जो वसूला करते उनको तो बंद कर दिया, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है ना उसको कठोर यातनाएं देने का जो कानून पहले था वो नू कानून रखा। गयासुद्दीन ने शराब की बिक्री, बनाना और बेचना और जुआ खेलने पर पूर्णतः रोक लगा दिया। इसने डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, और डाक व्यवस्था का भारत में अगर कोई वर्णन करता है सबसे पहले तो डाक व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन करता है इब्न बतूता। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इब्न बतूता डाक व्यवस्था का जिक्र करता है। इसने कुछ आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधारों में जो आता है, इसने जो है दोनों काम करे, एक तो सख्ती और एक नरमी। मैंने आपको पहले बताया भाई इसने क्या कहा, इसने जमींदारों को ये कहा कि किसानों के ऊपर अत्याचार ना करें। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने जमींदार सिस्टम खत्म कर दी थी, इनके जो मुबारक खिलजी के द्वारा दोबारा स्थापित करी, इसने मान लिया उसको। इसका मानना था कि जो है इतने धनवान भी ना हो विद्रोह कर दिए और इतने गरीब ना हो नुकसान हो जाए। इसने कहा कि भूमि सुधार की तरफ ध्यान दिया जाए। कर्षक जो है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इसने बातें की। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक सिस्टम किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नकद राजस्व की व्यवस्था की। नकद राजस्व इसने दोबारा से दो काम कर दिया, भाई कोई नकद दे दो या बटाई के रूप में दे दो, फसल के रूप में दे दो। इसने इस बात को शुरुआत कर दी। गयासुद्दीन ने लगान 1/5 और 1/3 गयासुद्दीन तुगलक ने लगान जो है वो 1/5 या 1/3 भाग, और इसने कहा कि थोड़ी थोड़ी दर में लगान बढ़ाना चाहिए, एकदम से लगान नहीं बढ़ाना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, और दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करवाने वाला, हाँ बेटा ओके, ऐसा पहला व्यक्ति था। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण कराने वाला पहला व्यक्ति था। और इसके बाद बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराने वाला, अगर बड़ी संख्या में बात करें तो फिरोज शाह तुगलक था। उसने बहुत बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण का, यमुना नहर से जो अनेक नहरें निकाली गई थी। बेटा सैनिक सुधार, गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिक सुधार करे। क्या कराया, जो घोड़े को दागने की प्रथा थी, सैनिकों का होलिया नोट करने की प्रथा थी, वो सेम बनी रही नु की नु। गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों को बेटा कहता है, सैनिकों को बेटा कह के संबोधित करता है। गयासुद्दीन तुगलक सैनिकों की जो आय थी उसके बारे में देखता है, एक रजिस्टर लगवाता है। इससे पहले क्या होया करता, देखो मैं आपको सिंपल और बताऊं बेटा, कई सैनिक है ना, युद्ध काल में जो सैनिक भर्ती की जाते थे उनको वेतन दिया जाता था, और सैनिकों ने कौन लिया करता, बिचौलिए लिया करते भाई। इसने ये सिस्टम खत्म कराया, और इसका खुद का मानना था कि बिचौलिया जो सिस्टम है इसको समाप्त करो। क्या हो, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा, जब बिचौलिया सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, सैनिकों को उनका पूरा वेतन मिल जाएगा। इसने एक रजिस्टर लगवाया जिसमें सैनिकों के वेतन, जो सैनिकों को दिया जाना वेतन था, उसको नोट करवाना प्रारंभ कर दिया। इसने कहा बिचौलियों को, जो सैनिक हैं इनके जो धन है इनको पूरा धन दे दो, इनके ऊपर जो है गिद्ध दृष्टि मत रखो। और खुसरो खान ने काम कराया था भाई। खुसरो खान ने सैनिकों को जो ना बहुत पैसा बांट दिया था, उस धन को वापस भी लिया। इसके लिए क्या करा, इसने जो रजिस्टर लाया ना उसमें पुराना और नया का हिसाब रखने लगी। अभियान, इसके कई अभियान होते हैं। एक तेलंगाना अभियान होता है। इस दक्षिण अभियान का नेतृत्व जो है जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ जो है सुल्तान बनता है, उसको दक्षिण अभियान का नेतृत्व दिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को
अपने साम्राज्य का अंग बनाने की नीति बनाई और कुछ क्षेत्र जो जीता उसको बना लिया। मोहम्मद बिन तुगलक का समय तो लगभग पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था। 1321 ईस्वी में तेलंगाना अभियान प्रारंभ हुआ। इसके 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था जूना खां, और कई जगह भाई इसको उलुग खां भी कह देते हैं। जूना खां, उलग खां, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इसमें क्या हुआ कि जो इन तेलंगाना अभियान किया और तेलंगाना अभियान करने के बाद तेलंगाना के जो 9 जिले थे उनको विभाजित किया और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। वारंगल अब से सुल्तानपुर के नए नाम से जाना गया। उलुग खान ने 1323 ईस्वी में मदुरई को जीता और दक्षिण भारत से उसको दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया। इसके बाद कहते हैं उड़ीसा अभियान और उड़ीसा को जीता गया। 1324 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान गयासुद्दीन तुगलक एवं जफर खां करते। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। कहते हैं कि बलवन के शासनकाल के बाद दक्षिण जो इलाका था ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कभी दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं रहा। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये उसके क्षेत्र का, उसके साम्राज्य का भाग नहीं था। पूरे विद्रोह हो गए थे और वो साइड बाई हो गया था। यहाँ पर गयासुद्दीन बहादुर बंगाल का सुल्तान था लगते। इसके खिलाफ अभियान किया गया, इसके खिलाफ जो है अभियान किया गया और गयासुद्दीन बहादुर था, उसके भाई ने सहायता मांगी थी। परिणाम 2 भागों में ये इसको जीत लिया गया बंगाल को, और 2 भागों में इसे बांटकर एक भाग को अलग कर दिया, दूसरे भाग को अपने साम्राज्य का पार्ट बना लिया गया। अफगानपुर षड्यंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है। मार्च 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल की विजय की। अब जब बंगाल की विजय से जब लौट रहा था ना, तो कहते हैं तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर अफगानपुर में उसके पुत्र जोना खां ने स्वागत की तैयारी की। जोना खां कहते हैं, जूना खां भी कहते। जूना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इसने अपना युवराज घोषित कर रखा था। उसने एक लकड़ी का महल बनवा दिया। जोना खां ने लकड़ी का महल बनवाया, और जो लकड़ी का महल बनाने वाला मिस्त्री था अहमद एयाज था। लकड़ी का महल बन गया। लकड़ी का महल बनने के बाद कहते हैं कि जो बड़ा सुंदर महल था, इसी दौरान इस लकड़ी के महल में जो है जो सुल्तान था लकड़ी के महल में दबकर मर गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं, समकालीन इतिहासकार, कि जो ये दबकर मरा नहीं, अपितु एक षड्यंत्र के तहत इसको मारा गया था। एक षड्यंत्र के तहत मारा गया था। इतिहासकारों में मैं बता भी देता हूँ, बर्नी व फरिश्ता जो है मोहम्मद तुगलक को अपने पिता का हत्यारा नहीं मानता, जबकि इब्न बतूता उसी टाइम था यार, एवं ईसामी और मुगल इतिहासकार अबुल फजल और बदायूं इसे अपने पिता का हत्यारा मानते हैं। इब्न बतूता तो भाई अरबी की लैंग्वेज समझता नहीं था। उसका एक जो दुभाषा था शेख रुकनुद्दीन ने यह बात इब्न बतूता को बताई थी कि ये सारा का सारा षड्यंत्र था। परिणाम ये हुआ कि जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई और मोहम्मद बिन तुगलक जो है नया सुल्तान बना, और जो 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका टॉपिक को हम कल करते हैं। जो थोड़ा एक बार इसको ना दोबारा मैं आपको बताऊं, एक बार दोबारा सुनने का प्रयत्न करना इस टॉपिक को।